नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा। आज हम 5वीं कक्षा का 5वां अध्याय जहाँ चाहा वहाँ रहा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे, फिर हम इस पाठ के सार को समझेंगे और इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरपा टांगे अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप पहले बेल बूटों के जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सजानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पंगे ना ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वे फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे करेगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं पर उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसके अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म हो नहीं जाता। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने काश्तकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा।
उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी ठुकरा दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों के नमूने, वो सब कुछ जान चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकना कर से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास के लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। अब हम इस पाठ के सार को पढ़ते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसके हाथ उसका साथ नहीं देते। उसका बचपन उसके नाना के यहाँ बीता। बचपन में जब वह अपने मोहल्ले के दूसरे साथियों के साथ खेलती तो यह बात वह मन ही मन सोचती थी कि वह उनकी तरह काम क्यों नहीं कर सकती। पर इला ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती समझा और पैरों से खाना बनाना, सफाई करना और कॉपी पे लिखना सीखा। पैरों की मदद से ही उसने 10वीं तक की परीक्षा भी दी, परंतु वह उसमें पास नहीं हो पाई क्योंकि उसे पढ़ाई के लिए अपाहिजों को मिलने वाली सुविधाओं का कोई पता नहीं था। पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी माँ और दादी को काश्तकारी करते हुए देखा। इला ने भी अपने पैर के अंगूठों के सहारे कढ़ाई करना सीख लिया और 15-16 साल की उम्र में ही वह काठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो गई। उसके द्वारा कढ़ाई किए गए कपड़ों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाने लगी। उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ कई और तरह के टांके भी इस्तेमाल किए। इस प्रकार उसने पारंपरिक आकृतियों में नवीनता भर दी। आज इला का विश्वास ही उसके होठों पर मुस्कान बिखेर रहा है। हमारे ये पाठ हो चुका है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में से पहला भाग है जहां चाहा वहां रहा। अब बच्चों हम इसका पहला प्रश्न करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? इसका उत्तर है, अगर इला जैसी या कोई और लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती है तो हमारे मन में बहुत से प्रश्न उठेंगे, जैसे कि वो अपना काम कैसे करती है, या क्या यह हमारी तरह खेल पाती है या नहीं, या फिर इसमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, या फिर क्या यह हमारी तरह सामान्य जीवन जीती है। इसका दूसरा प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए हैं? इसका उत्तर है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हिम्मत से काम लेकर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अपाहिज इला ने काश्तकारी में अपना नाम कमाया। इसका दूसरा भाग है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
इसका पहला प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? इसका उत्तर है, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे आगे लिखित कामों में परेशानी आएगी, यानी कि बहुत से कामों में परेशानी आएगी, जैसे जल्दी जल्दी लिखने में या फिर हाथों से खेले जाने वाले खेलों में। इसका दूसरा प्रश्न है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? ये प्रश्न आप सभी बच्चे खुद अपनी सोच से लिखेंगे। तो अब हम इससे अगला प्रश्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न है, प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव आपके मन में आए हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो इसका उत्तर है, परीक्षा भवन, दिल्ली, 20 मई 2020। प्रिय इला, आपके जीवन के विषय में पढ़कर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आप एक साहसी लड़की हैं जिसने हर कठिनाई का सामना करते हुए जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखी तथा अपने जीवन को नया रूप दिया। आप अपने जैसे लोगों के लिए एक मिसाल हैं। आपके इस विश्वास में मेरे मन में आपके लिए एक विशेष स्थान बनाया है जो मुझे भी कठिनाइयों में हिम्मत देता है। इसके बाद ये पूरा हो जाने पर आप सभी विद्यार्थी अपना नाम या तो तुम्हारी अपना नाम लिख के दिखा सकते हैं। इसका अगला भाग है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इसका पहला प्रश्न है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इला एक अपाहिज लड़की थी। उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसे छात्र सामान्य छात्र की भांति अपने सभी कार्य नहीं कर सकते। इसका दूसरा प्रश्न है, इला की काशिदाकारी में खास बात क्या थी? इसका उत्तर है, इला की काशिदाकारी में काठियावाड़ के अतिरिक्त लखनऊ और बंगाल की झलक भी दिखाई देती थी। उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ अन्य कई टांके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांधा से उभारा। उसने पशु पक्षियों की जमातीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से सजाया। इस प्रकार उसने पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण किया। इसका तीसरा प्रश्न है, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास नहीं करना चाहती थी। लिखने की गति धीमा होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, या फिर उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगता था। इसका उत्तर है, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि उसके लिखने की गति धीमी थी, इसीलिए वे प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। अब इसका चौथा प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी कार्य स्वयं कर देते और उसको कभी कुछ करने का मौका नहीं देते? इसका उत्तर है, अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम खुद कर देते और उसको कुछ भी करने का मौका नहीं देते तो
इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। इसके अगला भाग है काशदाकारी। इसका पहला प्रश्न है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। इसका उत्तर है टांके, बेल बूटे, पल्लू, कढ़ाई, काशदाकारी, रेशम पिरोना, सुई, परिधान, डंडियां। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई यानी ऊन, बागवानी और पतंगबाजी। इसका उत्तर है फुटबॉल। नेट, बॉल, मैदान, खिलाड़ी और रेफरी। बुनाई में है ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना। बागवानी में है मिट्टी, गमला, पौधा, बीज, खाद डालना, गुड़ाई करना, पानी देना, घास फूस निकालना आदि। पतंगबाजी में है मांझा, पतंग, चरखी, कन्नी देना, सदी उड़ाना। इसका दूसरा प्रश्न है, एक साधा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर पृष्ठ संख्या 47 दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। यह प्रश्न आप अपने मम्मी के साथ कर सकते हैं। तो अब हम इससे अगली कहानी यानी का बात का सफर करेंगे। तो शुरू करते हैं। वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, कबूतर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल। इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है? इन सभी में क्या समानता है? सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है? कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएं क्या अभिव्यक्त करती हैं? या फिर एक क्लास में जहां टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंखों के इशारे से होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पे कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे? ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा। अपनी बात कहने की जरूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की ओर, ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। ये कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही ना कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहां स्कूल में कोई शिक्षक ना हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बातें किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ? हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतजार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी, एक भेंट वार्ता है। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधि आ रही है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे से ज्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। कुंवर सिंह ने जो पहाड़ी इलाके में डाक पिनवाने का काम करते हैं, अपने
काम, निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बता करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। चिट्ठी का सफर एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेशवाहकों की झलकियां देखा। संदेश पहुंचाने की जरूरत इंसानों को हमेशा से रही है। आज डाकिये का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ ये तकनीक भी हो गया है। कुछ देशों पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों में मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात ही किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज में विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। एक माँ की बेबसी मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठ को इस तरह से प्रभावित करती है, ये पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्लों के बच्चों के लिए वह अजूबा जो बोल नहीं सकता। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद ना होने से वह दूसरा हमारे लिए अनजाना बन जाता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। हमारी ये कविता यहीं खत्म होती है। अब हम इसे समझेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पत्र। बफलो, न्यूयॉर्क, 20 मार्च 1955। प्रिय नित्या, तुम्हारी 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो। ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम न आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है, जरूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। 8वीं का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है, ये अच्छा हुआ। अब तुम एक दूसरे से भिड़ और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलना का शौक बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी अधक चरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ पिघल गई है, बसंत आने को है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद, स्नेह, नरेंद्र नाथ। अब हम इस पत्र के सार को पढ़ेंगे। तो अब हम इसके सार को पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पत्र शीर्षक के अंतर्गत लेखक ने विदेश न्यूयॉर्क में रहते एक भाई द्वारा अपनी बहन को लिखे गए पत्र का उल्लेख किया है। भाई अपनी बहन नित्या को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पत्र द्वारा जानकारी मिली कि तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, लेकिन तुम ध्यान रखना कि जीतने पर घमंड ना करना, और यदि प्रथम ना आई हो तो हताश यानी कि निराश मत होना। प्रतियोगिता में भाग लेना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुमने जो सेट्स और डॉलर की फरमाइश की है वह मैं लेता आऊंगा।
यह जानकर अच्छा लगा कि अस्मिता का भी दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है। अस्मिता का अंग्रेजी बोलने का शौक बुरा नहीं, बस सावधानी यह रखनी चाहिए कि भाषा की खिचड़ी ना हो। अगर हिंदी बोल रही है तो हिंदी ही बोलनी चाहिए और अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। यहाँ पर बर्फ पिघल गई है और बसंत आने को है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता, पर अस्मिता को मेरा आशीर्वाद। स्नेह, नरेंद्र नाथ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे और नए वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।